बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आपको खुशामदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके हैं। आज मेरी टीम ने प्रोग्राम के पहले हिस्से में जिस मौजू का इंतखाब किया है वो मौजू ऐसा है जो इस वक्त सिर्फ किसी एक जगह का, एक मुल्क का या एक इलाके का ही हॉट टॉपिक नहीं है, वो पूरी दुनिया में इस वक्त डिस्कस हो रहा है और गुज़श्ता 2 साल से डिस्कस हो रहा है। जी हाँ, कोविड के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, कोरोना के बारे में, कोरोना वायरस के बारे में। इस वक्त कोरोना वायरस की जो एक नई किस्म है, एक नया वेरिएंट है जो ओमिक्रॉन, इसके बारे में सब ही जानना चाहते हैं कि आखिर ये क्या है। ये पूरी दुनिया में लोग इस वक्त इस बारे में जानना चाहते हैं कि मतलब क्या ये वाकई ही इतना ख़तरनाक है या इतनी तेज़ी से फैलने वाला वेरिएंट है। क्या इसके बाद इसकी वजह से हम दोबारा से उस सूरत हाल में घिर सकते हैं जैसे कि पाकिस्तान में लॉकडाउन रहा और उसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। अभी भी लोगों को अगर इस टाइप के हवाले से फ़िक्र है या इस बारे में बात करना चाह रहे हैं तो वो उनका मकसद सिर्फ यही है, वो पूछना यही चाहते हैं कि क्या फिर से लॉकडाउन तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि अब हमारे अंदर इतनी हिम्मत बाकी नहीं रही कि हम दोबारा से माशी तौर पे अपने आप को जो है उस मतलब रास्ते से गुजार सकें जहाँ से हम गुज़र के आए हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त सब कुछ पहले की तरह वापस बहाल हो चुका है और फाइनेंशियली चीज़ें बेहतरी की तरफ आ रही हैं। इसी बारे में हम बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में एक बहुत ही अहम मेहमान मौजूद हैं जिनका इस पूरे लॉकडाउन के अरसा में भी एक अच्छा खासा एक कंट्रीब्यूशन रहा है और ये कंज्यूमर राइट्स प्रोटेक्शन काउंसिल से इनका ताल्लुक़ है। जनाब शकील बेग साहब, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, परवरदिगार का बड़ा करम। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये कोरोना वायरस की जो नई किस्म है ओमिक्रॉन, इसके बारे में क्या क्या मालूमात है आपके पास? जी, सबसे पहले तो ये एक तशवीश वाली बात है। रीजंस अच्छा। ये है कि पूरी दुनिया में जब साउथ अफ्रीका से ये वेरिएंट उठा तो आपके सामने है कि साउथ अफ्रीका को जब उस पर पाबंदियाँ एकदम लगाई गई उसके ऊपर तमाम, तो वो एकदम जिसको कहते हैं ना कि मुल्क पूरा हिल गया और उसके साथ साथ दुनिया भी हिली कि ये फिर से कोई ऐसी चीज़ तो नहीं आ रही कि जो खुदा न खासा जैसे डेल्टा चलता रहा, कोविड-19 जो डेल्टा चलता रहा हमारा वेरिएंट, उसने जिस तरह पूरी, यानी कि कभी तसव्वुर में नहीं था हमारे कि इस तरह पूरी दुनिया बंद हो जाएगी। जी जी जी, कभी किसी ने इस तरफ सोचा ही नहीं था कि कभी ये भी दिन आएंगे कि हम ये सोचेंगे कि नहीं सिर्फ शहर कराची बंद नहीं है। पहले मशहूर था ना शहर कराची किसी ना किसी वजह से बंद हो जाता है, पूरा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया, ईरान, ये मैं अपने बराबर मुल्कों की बात कर रहा हूँ, चाइना, इतना बड़ा मुल्क बंद। अब जब ये आया वेरिएंट, नया वेरिएंट, जब साउथ अफ्रीका में इसकी तस्दीक की गई कि जनाब ये तकरीबन कुछ 7 मरीजों में हमने देखा है, उनमें ये चीज़ जो पाई जा रही है ये एक नया वेरिएंट है कोविड का। अच्छा जी भाई, ये क्या है? ओमिक्रॉन इसका नाम दिया गया। और ओमिक्रॉन है क्या बेसिकली? ओमिक्रॉन की अलामत क्या है? देखिए, जैसे पहले नज़ला हो रहा था, खांसी हो रही थी, उसी तरह की अलामत ये भी है। लेकिन ये जो डॉक्टर्स इसके बारे में बता रहे हैं या WHO की जो रिपोर्ट्स आ रही हैं या जो तहकीक कर रहे हैं लोग इसके ऊपर, उनका ये कहना है कि इसमें ज़्यादातर ड्राईपन रहेगा, यानी कि खांसी जो होगी वो सूखी, जिसको हम यहाँ पर आम कहते हैं कि जी बड़ी ड्राई सी या सूखे सी खांसी करके खांस रहा है, और फ्लू नहीं हो रहा है इसमें, लेकिन छींक आ रही है उसको, यानी कि कुछ मिलता जुलता है, लेकिन इसका नाम ओमिक्रॉन रख दिया गया। इस तरह की अलामात से तो हम वाकिफ भी हैं, हम ये मतलब इस कोविड से पहले भी ऐसी अलामात हमारे लिए नॉर्मल है। अमूमन ये इससे गुजरते रहते हैं। मसला ये है कि ये दुनिया में पूरी में जाहिर सी बात है कि जब ये इसके ऊपर तहकीक की गई तो उन्होंने कहा कि ये अचानक से ये मरीज ज्यादा बढ़ने शुरू हो गए हैं। तो अच्छा, 63 मुल्कों में ये इसकी निशानदेही हो गई है। जी बिल्कुल। और पाकिस्तान में भी इसके 4 मरीज इस वक्त तक जो है वो सामने आ चुके हैं, उनकी तस्दीक कर दी गई है और मरीजों का ताल्लुक जो है वो कराची से है। ये तशवीश की बात है। जी जी जी, और उनका ताल्लुक कराची से है और ये भी कहा जा रहा है कि उसके मोहल्ले में, मतलब जिस जहाँ वो खातून का ताल्लुक है उसकी सराउंडिंग में मतलब जो एक स्मार्ट एक माइक्रो लॉकडाउन जो है वो लगा दिया जाएगा और 51 लोगों के साथ कोई उनका राब्ता हुआ है, उन सब के टेस्ट जो है ना वो करवा लिए गए। मेरा ख्याल है कि ये इस हद तक या इस तरह करना बेहतर है
बजाय कि आप पूरे शहर को बंद कर दें। तो स्मार्ट लॉकडाउन वाला जो फार्मूला है जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान लेकर आए, पूरी दुनिया ने अब उसको अडॉप्ट कर लिया है कि नहीं जी बिल्कुल ये बेहतरीन फार्मूला है और इसी पे काम करना चाहिए, ताकि ना कि हम पूरी दुनिया को बंद कर दें, तरीके से चल दें, स्टेप बाय स्टेप चलें। तो मैं समझता हूँ अगर इस तरीके से करेंगे तो इससे ये होगा कि शायद वो मजीद आगे बढ़ेगा भी नहीं, उसको वहीं रोक दिया जाएगा। दूसरी, कराची में जो ठंड पड़ती है ना, जो कराची शहर की मैं बात करूँ तो ड्राई ही होती है यहाँ पर, खांसी भी हमें यहाँ पर, आप पंजाब साइड पे चले जाएं तो आपको इस तरह के प्रॉब्लम नहीं फेस होगा जो शहर कराची में होता है। लेकिन माफी चाहता हूँ, जिस्मानी तौर पर भी हम तैयार नहीं होते हैं सर्दी के लिए, क्योंकि 11 महीने तो गर्मी रहती है। गर्मी रहती है, बल्कि आपने तो 11 महीने का, मैं तो कहूँगा शायद 11 महीने 20 दिन रहती है, 10 दिन ही आती है। ऐसे कहते हैं 11 महीने गर्मी होती है और 1 महीना हाँ बस 10 दिन आती है, वो 10 दिन के अंदर अंदर वो। लेकिन असल में चूंकि हम जहाँ हम रहते हैं, जहाँ हमारा ये माहौल है पूरा कराची का, सी एरिया हमारे साथ है, तो डेफिनेटली उसके इफेक्ट होते हैं। साउथ अफ्रीका में भी शायद मेरे ख्याल है कि इसका उठकर आना ओमिक्रॉन का वहाँ से शायद यही वजूहत थी, लेकिन मौसम मिलता जुलता है। और मेरा ख्याल है कि इस चीज़ को देखते हुए शायद कराची में हमें थोड़ी सी एहतियात बढ़ानी चाहिए। देखिए, और हम देखिए इसमें है क्या, अगर हम नज़ला खांसी जुकाम को भी ले लेते हैं तो वो जब ये चीज़ें नहीं थी, ये कोविड नहीं था, तो तब भी ये होता था कि यार एहतियात करो, छींक आ रही है, थोड़ा सा रुमाल रख लो सामने। तो ये तो वैसे भी मजहब इस्लाम भी सिखाता है, इंसानियत भी सिखाती है, डॉक्टर भी यही सिखाते हैं, बुनियादी तो तमीज है ये, तमीज है। हाँ। तो बजाय आप किसी के सामने धड़ाधड़ मुंह खोल के खांस रहे हो और वो आधा बेचारा वैसे ही डर जाता है। और बल्कि अभी कल परसों हम एक जगह एक इवेंट में बैठे हुए थे, तो एक डॉक्टर साहबा थी, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा मेरा इत्तेफाक हुआ पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर करने का, तो कहने लगी मैं बड़ी हैरान हुई कि मास्क लगा हुआ था खवातीन को, तो उन्होंने जब खांस रहे तो मास्क उतार के खांस रहे, तो वो कहने लगी मुझे इतनी तशवीश हो रही थी कि ये क्यों उतारे। मैंने कहा वो अपना मास्क खराब नहीं करना चाह रहे थे ना। बात सही है, मास्क खराब होगा। और या फिर दूसरी एक और भी चीज़ है ना, कार्बन डाइऑक्साइड डेफिनेटली जब आप इनहेल भी कर रहे होते हैं तो थोड़े से आपकी तकलीफ भी होती है। और मैं समझता हूँ मास्क बिल्कुल लगाए जाए, लेकिन देख कर टाइमिंग से, अगर पब्लिक ज़्यादा है तो वहाँ लगा लिए जाए, जहाँ पब्लिक नहीं है वहाँ मास्क ना लगाया जाए, तो आई थिंक कोई ऐसी अगर आप बैठे हुए, अभी आप और हम बैठे हैं ना, फासला है, डिस्टेंस है, अगर हम बगैर मास्क के भी बैठे हैं। लेकिन मैं ये समझता हूं कि जो तरबियत हमें बचपन से मिली है, जब कोविड नहीं भी था, तो उस पर हम अमल क्यों नहीं करते हैं? मतलब क्यों नहीं हम एहतियात करते, हम क्यों नहीं वो प्रिकॉशंस लेते कि जो हमें सिखाए गए थे, जो हमारे बुजुर्गों ने सिखाए थे। जरूरी तो नहीं कि कोविड ने आकर हमें मजीद उस पर सख्तियां करवा दी, मजीद उस पर अमल दरामद कर ली कि डंडे से ही करवाया जाए। तो बेहतर नहीं है कि अगर हम खुद भी थोड़ा सा एहतियात कर लिया करें, कभी किसी को बुखार हो जाता है तो कोशिश करें कि आप अपना गिलास दूसरे को ना दें, और अगर फ्लू या इस तरह की शिकायत होती है तो बेहतर है कि आप अपना गिलास अलहदा कर लें। कोई फर्क तो नहीं पड़ता, एक ही घर में रहते हुए भी कर सकते हैं। तो अब ओमिक्रॉन जिस पे हम बात कर रहे हैं, अगर ओमिक्रॉन, अगर खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, जो डेल्टा ने हरकत की थी, जो डेल्टा ने जो अमवात हुई है उससे, वो कोई अगर ऐसा कोई चक्कर चल गया या ऐसा कोई सिलसिला चल गया तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा समाज। अच्छा, अभी तक इसकी पहली हलाकत की जो है वो रिपोर्ट आई है और वो बरतानिया में हुई है, ठीक है। और ज़्यादातर जहाँ जहाँ इसकी तशख़ीस हुई है, वो जिन मरीजों को चेक किया गया उनको कोई अलामात नहीं थी। एसिम्प्टोमेटिक जो लोग होते हैं ना, वैसा ही। तो ये बेसिकली ऐसा है भी नहीं ना। मैंने जैसे स्टार्ट में भी कहा कि इसकी, जब मैंने इसको बहुत ज़्यादा स्टडी भी किया और कि भाई क्या इसकी अलामात है, तो मुझे कोई इतनी ख़ास इसकी अलामात नहीं लगी। सही सर, एक वक्फे का वक्त आ गया, वक्फे के बाद हम दोबारा से नाज़रीन की खिदमत में हाजिर होते हैं और इसी हवाले से बात करते हैं। और मतलब इसकी दहशत में लग रहा है कि ज़्यादा है सांप की तरह, और इसमें खौफ, यस, और असल बात कुछ और है। जरा वक्फे के बाद बात होती है दोस्तों, कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफे देखते रहिए, अब तक देखते रहिए, अभी आपसे दोबारा मिल रहे हैं। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफे, मैं हूं फ़हीम अब्बास। और न्यूज़ कैफे में आज हम कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बारे में बात कर रहे हैं। जनाब शकील बेग साहब हमारे साथ मौजूद है। अच्छा शकील भाई, वक्फे से पहले ये बात हो रही थी कि ये इसका खौफ ज़्यादा है, ठीक है, ये बात समझ में आती है कि अभी क्योंकि उस तरह के इसके रिज़ल्ट्स नहीं आए, और अल्लाह ना करे ऐसे रिज़ल्ट्स आए कि ये हमारे लिए तकलीफ दह साबित हो। बट जहाँ से रिपोर्ट्स आ रही हैं, जहाँ पे इसके केसेस ज़्यादा आ रहे हैं, वहाँ वैक्सीनेशन का अमल बड़ी प्रॉपर तरीके से हुआ है वहाँ पे। हमारे यहाँ अभी भी बहुत ज़्यादा लोग, मतलब करोड़ों में लोग ऐसे मौजूद हैं जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई है।
देखें, वैक्सीन नहीं भी लगवाई और उसके बाद लगने के बाद भी लोगों को कोविड हुआ है। बिल्कुल हुआ है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अब असद उमर साहब ने एक स्टेटमेंट पिछले दिनों दिया कि जी बूस्टर लगवाएं अब आप। तो बूस्टर क्या है? फाइजर कंपनी का जो बूस्टर है कि जी वो लगवाएं, अब एक लगना है आपको, ठीक है। अब हम ये कहते हैं 3400-3500 रुपये का खर्चा है ना बूस्टर वाला, शायद 1200 का है, अच्छा 1200-1300 रुपये का कोई नेशनल बैंक में आप उसका चालान जमा करवाएं, कुछ इस तरह की स्टोरी है उसकी। अच्छा, तो मेरा ये कहना है कि अगर बूस्टर लगना था तो क्या गवर्नमेंट को पहले फैसला नहीं करना चाहिए था ये कि जनाब वही लगे, बजाय कभी कोई फार्म, कभी तीसरे इधर की उधर की, कभी अब मैं मजाक बनता जा रहा है शहरियों में। लोग पहले इसको सीरियस लेते थे, अब इसको मजाक में लेते हैं लोग। लेकिन असल जो टेंशन है, जो बिजनेस कम्युनिटी के साथ जब हमारी बात होती है तो वो बड़े परेशान हैं कि कहीं खुदा ना खास्ता जो पहले हमारे साथ किया गया है कहीं वो दोबारा ना हो जाए, वो टेंशन में है। और आप बिलीव करें कि उन्होंने अपने बूस्टर लगवा लिए, शुरू कर दिए उन्होंने लगवाने। मैं कल की बात बता रहा हूँ कि कल मैं एक अपने दोस्त के साथ बात हो रही थी फ़ोन पे, तो उसने कहा यार मैंने अपने लोगों को, सबको, दुकानदार जितने भी, हमने पकड़ के बूस्टर भी लगवा दिए कि भाई लगाना है तो लगा दो, ताकि कल को हमारे साथ ये ना हो कि जनाब ये नहीं लगा हुआ तो दुकान बंद कर दो। अब मैं ये कहता हूँ कि अगर ओमिक्रॉन खुदा न खास्ता, इसकी स्ट्रेटजी क्यों नहीं बना ली जाती है? कोई भी चीज़ है, देखिए आज कभी डेल्टा आया था, फिर अभी ओमिक्रॉन आ गया, कल कोई और आएगी चीज़, ये तो चलता रहेगा, ये तो वेरिएंट तो आते रहेंगे आपके पास। अब आपने अपने आप को ज़हनी तौर पे तैयार रखना है। अब तैयार ये रखना है कि आपने इसका मुकाबला कैसे करना है। मिसाल के तौर पे खुदा न खास्ता एक ज़माना था, टीबी एक बड़ी खतरनाक बीमारी समझी जाती थी बिल्कुल कि जनाब ट्यूबरक्लोसिस अगर हो गया है तो भाई ये एहतियात करो, वो पूरे घर में उस बेचारे को एक अलग ही उसकी दुनिया अलग हो जाती थी। आज ट्यूबरक्लोसिस एक इजी हो गया कि नहीं कोई इशू नहीं है, इसको किस तरह मेंटेन करना है, डॉक्टरों ने भी बता दिया, ये भी बता दिया। अब मैं ये समझता हूँ कि हमें कोविड के साथ मुकाबला, अच्छा कोविड के कोई भी वेरिएंट है वो एक अलग बात है, तो कोविड ही है ना। अब हमें उसका साथ मुकाबला करने के लिए अपने आप को, अपने इम्यून सिस्टम को एक तो मजबूत रखना है, सेकेंडली अपने आप को ज़हनी तौर पे भी तैयार रखना है कि नहीं हमने इसका मुकाबला कैसे करना। मुकाबला करना कोई इतना मुश्किल नहीं है। मैं फिर से कहता हूं कि जो हमें तरबियत दी गई थी हमें उस पर अमल करना चाहिए, जो इस्लाम ने हमें सिखाया उस पर अमल करना चाहिए। तो इंशाअल्लाह ताला ये सारी चीज़ें हम आराम से ईजीली इसको रोक सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए एक चीज़ है कि लोगों में ओमिक्रॉन या डेल्टा उसका खौफ कम है, काम के का खौफ है, रोजगार का खौफ है, गुर्बत का खौफ है, क्योंकि पहले ही आपकी मिडिल क्लास गरीब हो गई, गरीब तरीन हो गया कोविड के दौरान। कई कारोबार बंद हो गए, और मानता हूं कई कारोबार बहुत ऊपर चले गए, ठीक है, वो जो ऊपर चले गए वो वही लोग कर सकते थे। वो नहीं कर सकता था कि जो बेचारा ठेला लगाता था, वो नहीं कर सकता था जो दुकान खोलता था, वो नहीं कर सकता था जो कहीं रोजगार पे जाता था, वो आज घर पे बैठ गया। तो आप मुझे सोचे ना कि ओमिक्रॉन हो या कोई भी हो, लेकिन उसके नुकसानात जो होते हैं वो गुर्बत की सूरत में होते हैं। वो बीमारी तो शायद वो उसको किसी तरीके से अपने इम्यून सिस्टम, और सबसे बड़ी बात ये है कि मैं ये समझता हूँ कि जितना गरीब तबका हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत है ना, किसी का भी नहीं है। मैं सीरियस बता रहा हूँ ये बात, पूरी दुनिया इस चीज़ को माने या ना माने, मैं कहता हूँ कि जितना, क्यों, वजह क्या है सर? मिलावट से भरी चीज़ें वो खाते हैं जिंदा है, जो महंगी चीज़ है वो परचेज नहीं कर सकते, जब वो खरीदते, जाहिर सी बात है लो कॉस्ट की, वो किस तरह की होती है आप और मैं सब जानते हैं। वो खा रहे हैं बेचारे, अपने घर को चला रहे हैं, ऑयल कौन सा उनको मिलता है जाकर तो ज़रा देखें। तो वो तो वैसे ही बेचारे इतने मरे हुए होते हैं, उनको अगर ये इस चीज़ का एक तो उनको पता नहीं चलता, और अगर पता भी चलता है उनको एक ही खौफ आता है, मेरा रोज़गार ख़त्म हो जाएगा, मेरे घर में मेरे बच्चे भूख और अफलास से मरेंगे, मेरे घर में भूख और अफलास आकर बैठ जाएगी। वो खौफ उसको मारता है। अब उस खौफ को भी खत्म करना चाहिए गवर्नमेंट को, जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को और गवर्नमेंट ऑफ सिंध को मिलकर खत्म करना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि आप उनके घरों में जाकर राशन देना शुरू कर दो, आप सिर्फ ये करें कि आप जो लॉकडाउन है, जैसे अभी आपने खुद अपनी इंट्रो में भी बताया, स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं, जहाँ ये वाकया हुआ जो भी है, ठीक है, अच्छी बात है, आप उस एरिया को करें, 3 दिन का जो भी आपका एक प्रोसीजर है उस प्रोसीजर, और जो उसके इर्द गिर्द के लोग हैं उनको आप टेस्ट करवा लें, अगर वो ठीक है तो फिर एरिया को खोल दिया जाए, बजाय आप पूरा शहर कराची या सिंध बंद कर दें तो वो ज्यादती हो जाएगी। मेरा ये ख्याल है कि अभी जिस तरह साउथ अफ्रीका के साथ पूरी दुनिया ने किया है, वो तो साउथ अफ्रीका से जाके पूछा ना, इस वक्त उसका सदर तो रो रहा था, उसके सदर ने तो कहा कि ये आपने हमारे साथ बड़ा जुल्म कर दिया है। 7 केस आए थे, अच्छा 7 केस आए ना, जब शुरू में नवंबर के अंदर 7 केस आए साउथ अफ्रीका से।
और वो जैसे ही रिपोर्ट ऊपर गई उसके बाद फौरन दुनिया ने एकदम बंद कर दिया। भाई माना खौफ है, लेकिन आप मुझे बर्तानिया में मौत भी हो गई, साउथ अफ्रीका में अभी तक कोई मौत नहीं हुई। तो बर्तानिया का भी बंद कर देना चाहिए ऐसे कि सारे ममालिकों को बर्तानिया बैन कर दें। नहीं तो कई लोगों ने तो खुद भी बंद कर दिया ना। हाँ, कई मुल्कों ने खुद अपने तौर पे, जैसे ऑस्ट्रेलिया उसने खोला फौरन बंद कर दिया। देखिए बात यह है कि आप बंद करने का मैं समझता हूं कि चाहे पाकिस्तान हो चाहे कोई भी हो, आप मुझे बताएं चाइना ने बंद किया? नहीं बंद किया। जबकि शुरू कहां से हुआ? चाइना से। उन्होंने सिस्टम देख लिया कि हमने इसको कंट्रोल कैसे करना है, इस बीमारी से मुकाबला कैसे करना है, इसके लिए कौम को कैसे तैयार करना है। उन्होंने बेसिकली अपनी कौम को तैयार किया। देखिए उन्होंने गुर्बत के खिलाफ भी अपनी कौम को तैयार किया। आज देखें वो गुर्बत नहीं है वहां पर, तो वो कौम को तैयार करते हैं। अच्छा, हमने ये देखा है कि जहां जिसने वैक्सीन लगवाई है, ठीक है, और उसे अगर कोरोना वायरस का अटैक हुआ है तो मतलब उसने डील कर लिया उसके साथ, इम्यून सिस्टम उसका मजबूत हो गया। और इसी तरह अगर किसी ने वैक्सीन लगवाई हुई है तो उसके लिए इतने ज़्यादा खतरात नहीं होंगे ओमिक्रॉन के भी। ये अभी तक एक तासुर है। ऐसा ही है। तो हमारे यहाँ वैक्सीन के हवाले से मेरा ख्याल है एक पैगाम जाना चाहिए कि किसी भी सूरत आप किसी गांव में हैं, देहात में हैं, दूर दराज हैं, आपने नहीं लगवाई, रह गई है, आप जाएं, सबसे पहले जाके वैक्सीन लगवाएं। असल में एक तो वैक्सीन के बारे में गलत तासुर बहुत है हमारे यहाँ। मैं आपको एक बात बताऊं, क्या आप अपने बच्चे जब पैदा होते हैं आप उनको वैक्सीनेशन क्यों करवाते हैं? सेफ्टी के लिए, फ्यूचर के लिए, महफूज रह सके बीमारियों से। इसी तरीके से जब आप ट्रेवल कर रहे होते हैं यूरोप का या कहीं भी, तो लोग फ्लू की भी वैक्सीन करवा के जाते थे यार कि हमें फ्लू, क्योंकि अमेरिका में सबसे ज्यादा आपको पता है एक ही बीमारी सबसे कॉमन है, वो फ्लू है, इन्फ्लूएंजा है, सबसे ज्यादा वहां पाया जाता है। तो आप वही बीमारी है जिसकी वजह से 100 साल पहले कितने लोग मरे थे। बिल्कुल बिल्कुल। अब आप मुझे बताइए कि आप अगर उसकी वैक्सीन जब करवा रहे थे, जब आपको डर नहीं लगता था, जब आप 5-5, 10-10 हजार रुपए देके वैक्सीन करवाते थे, अब आपको वही वैक्सीन बेसिकली इस बीमारी के लिए एक स्पेशली तौर पे बन गई, तो आप लगवा लेना। एक वैक्सीन ही है। असल में होता क्या है कि एक तो इतना र्यूमर होता है ना हमारे मुल्क में, मेरा ख्याल है कि दुनिया में शायद कहीं नहीं होता होगा। यहाँ पर आप अगर कोई पॉजिटिव, वैसे भी जनरली इस वैक्सीन को छोड़ के भी आप अगर कोई काम करें तो पहले ही आपके ऊपर शुरू हो जाएगा, पता नहीं ये क्यों कर रहा है, इसके पीछे क्या चीज़ है, ये करेगा क्या, इसके अंदर कितना माव। भाई आप अपनी जान को बचाएं, ठीक है। एक तो आंसर खत्म हो गया ना 2 साल वाला, अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया कायम दायम है, ठीक है ना, ये शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कोई ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ ये था कि ये एक पैनिक फैलाया गया था कि जनाब वैक्सीन लगाने के बाद ये होगा वो होगा, कुछ नहीं हुआ और ना होगा। आपका इम्यून सिस्टम बूस्ट कर जाएगा बस। मुश्किल वक्त तो अवाम ने देखा है, और वो जो गरीब ममालिक के अवाम हैं उन्होंने ज़्यादा देखा है, पाकिस्तान जैसे जो मुल्क हैं। तो खैर इसी चीज़ का डर अभी भी बाकी है। बेशक इसके अभी तक नताइज उस तरह के नहीं आए हैं, मगर फिर भी एक डाउट तो है ना कि खुदा ना ख्वास्ता कहीं ये एक दफ़ा ट्रिगर हो गया तो क्या होगा। बस इसी खौफ की वजह से हुकूमतें, रियासतें और जितने कायदीन हैं ये परेशान भी हैं। हम आगे बढ़ते हैं, हम अपनी ज़िम्मेदारी के हवाले से बात करते हैं कि जैसी भी सूरत हाल हो, जितना भी ये ख़तरनाक हो या ना हो, मुझे आपको, हम सबको मिलके किस तरह जो है इस दौर से भी गुजरना है, इस बारे में बात करेंगे। एक छोटा सा वक्फा है, कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफ़े देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास। न्यूज़ कैफ़े में शकील बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे बात कर रहे हैं हम कोरोना वायरस की नई किस्म ओमिक्रॉन के बारे में। और वक्फे से पहले हमने मुख्तलिफ पहलुओं पे बात की है, इससे कि मतलब कोई बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है और हमें अपने आप को, जो अपनी ज़िंदगी को नॉर्मल रखने की कोशिश करनी चाहिए। अच्छा, हमारा जो अपना किरदार इसमें होना चाहिए वो ये कि SOPs को हमें फॉलो करना चाहिए, ये सोचे समझे बगैर कि कोविड चला गया या हमने वैक्सीन लगवा ली है। इस बारे में मैं चाहता हूँ कि आपकी जानिब से कोई एक सॉलिड पैगाम जो वो जाना चाहिए। जी बिल्कुल, मैं तो, बल्कि आप बिलीव करें, मैं तो जब उलमा कराम से बैठता हूँ, मुफ्तियान के साथ बैठता हूँ या ताजर तंजीमों के रहनुमाओं के साथ बैठता हूँ, कहीं भी बैठता हूँ, मैं हमेशा एक ही बात करता हूँ कि यार देखो, हमें असूली तौर पे जो गवर्नमेंट ने इस वक्त जो हमें वैक्सीनेशन के बारे में कहा गया है, गवर्नमेंट ने क्या कहा है, मैं तो फिर वही बात करूंगा कि हमें खुद समझना चाहिए कि हम अपनी जिंदगी को बचाना चाहिए। अच्छा, फिर अपनी जिंदगी के साथ साथ हमारे इर्द गिर्द के माहौल को भी ठीक रखना है ना।
तो माहौल कैसे ठीक होगा? मिसाल के तौर पे हम कहते हैं जी अगर एक बंदा सिगरेट पीता है तो धुआं उसका सबको नुकसान करता है, तो इसी तरह अगर एक बंदे ने वैक्सीन नहीं करवाई हुई तो इसका मतलब है दूसरे को नुकसान दे रहा है। खुदा न खास्ता अगर उसको कोविड हो गया, कुछ हो गया, अच्छा फिर उसका इम्यून सिस्टम कमजोर है। देखिए इसका मकसद क्या है? आपकी वैक्सीनेशन का मकसद सिर्फ सिंपल एक ही है कि आपने अपने इम्यून सिस्टम को बूस्ट करना है, बस। इम्यून सिस्टम जब आपका बूस्ट होता है तो आप बीमारी से लड़ लेते हैं। ये नहीं होता कि खुदा ना खास्ता आपका नज़ला बंद हो गया है, खांसी बंद हो गई, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान को भी जब कोविड की वैक्सीन हुई थी तो उसके बाद उनको कोविड हुआ था। इस बात का मकसद ये हरगिज़ नहीं है। और दूसरी बात है, खुदा ना खास्ता अगर आप समझते भी हैं, और इस पर NCOC ने भी कहा था कि आपको अगर नज़ला, खांसी, जुकाम इस तरह की कोई अगर चीज़ पाई भी जाती है तो आप अपने तौर पर क्वारंटाइन कर लें, अपने तौर पर 10-12 दिन 14 दिन अपने घर में थोड़ा सा अपने आप को महफूज कर लें, जैसे कि पहले बीमारी में होता था। तो मैं समझता हूं कि ये एक अच्छा है, लेकिन इस तरह ना करें जिस तरह इंडिया ने किया, जिस तरह इंडिया ने इस चीज को अपने तौर पे खराब किया। मैं समझता हूं कि पूरी दुनिया में अगर किसी ने अपने लोगों के साथ दुश्मनी की, वो इंडिया ने की है, मोदी ने की है। हाँ, बिल्कुल। वो डिफरेंट सेक्टर्स में तो की है उसने। ये कोविड के हवाले से आप अंदाजा करें कि उसने बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर सका। भाई तुम हमारे वजीर आजम से ही सीख लेते थोड़ा बहुत, इमरान खान से ही समझ लेते किस तरीके से कंट्रोल करना। इतनी बड़ी आबादी के तुम वजीर आजम हो, तुम्हें यही नहीं पता कि मैंने कोविड कैसे कंट्रोल करना है। अवाम कितनी मरी है वहां पर, आप बिलीव करें, सिर्फ इसकी वज़ीर आज़म की नाअहली की वजह से। अगर ये प्रॉपरली कंट्रोल करते, तरीके से सिस्टम को लेकर चलते, जिस तरह पाकिस्तान ने किया कंट्रोल। आज देखिए पूरी दुनिया कह रही है कि हमें उसी तरीके को, वरना आज भी महंगाई हमारे यहाँ बहुत है, मजीद बढ़ जाती और बहुत ज्यादा बढ़ जाती। क्यों? कि डेफिनेटली सी बात है कि जब आप बिजनेस ही खत्म कर देंगे, कारोबार खत्म कर देंगे, तो दुनिया चलेगी कैसे? बगैर पैसे के तो नहीं चल सकती। लेकिन वहां पर हालात इतने खराब हुए, टीवी चैनल्स ने दिखाया, सोशल मीडिया दिखाता था, फिर जो वहां से लोग हमें चीजें भेज रहे होते थे, वो हम जब देखते थे कि किस तरह अमवात हो रही हैं, किस तरह। अच्छा, सड़कों पे पड़े हुए लोग वीडियोस में देखते रहे हैं कि जनाब उनको ऑक्सीजन नहीं है उनके पास, वो मर रहे हैं, तो वो अस्पतालों का क्या हाल है, रश लोग बाहर पड़े हुए हैं। ये बड़ी एक अजीब सी डिस्टर्बिंग आप देखें कि वहां के वजीर आला ने हाथ जोड़कर वजीर आजम से कहा कि खुदा के वास्ते हमारे ऑक्सीजन मत बंद करो, हमारी आवाम मर रही है दिल्ली की। आप अंदाजा करें इस तक हालात हुए हैं। तो आप खुद सोचें कि किस तरह कंट्रोल था, वो आउट ऑफ कंट्रोल गया। तो मैं ये इसलिए ये बात कर रहा हूं कि मैं ये समझता हूं कि जिस तरह पाकिस्तानी अवाम ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान, और चाहे वज़ीर आला सिंध हो, वज़ीर आला पंजाब हो, KPK हो या बलूचिस्तान हो, उनको जिस तरह फॉलोअप किया, लेकिन NCOC के फैसले को जिस तरह, उस तरीके से पाकिस्तानी अवाम अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूं कि हमने बहुत हद तक इसको कंट्रोल किया है। ठीक है ना जी। और मैं ये समझता हूं कि अगर हम इसी वतीरे पे रहें, इसी तरीके से रहें, तो इंशाअल्लाह ताला ये ओमिक्रॉन को भी हम अपने दरवाजे पे दस्तक देने से पहले इसको यहाँ से फारिग कर देंगे। ठीक है। क्योंकि हमारी अगर यही सिलसिला रहा जिस तरह हमने लास्ट टाइम किया है, तो हो सकता है कि मुझे यकीन है कि वज़ीर आला सिंध भी उस तरह के लॉकडाउन नहीं करेंगे, उस तरह कारोबार बंद नहीं करेंगे, उस तरह लोगों की जिंदगी ख़त्म नहीं होंगी जिस तरह पिछली दफ़ा, चूँकि वो एक ऐसा वेरिएंट था कि जो खौफ बड़ा पैदा कर रहा था। तो खौफ तो इसने भी किया ओमिक्रॉन ने, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर इस तरफ थोड़ा सा एहतियात की जाए तो मुझे नहीं लगता कि इंशाल्लाह कोई इस तरह का कोई मामला बनेगा। और मैं ये उम्मीद के साथ, इस उम्मीद के साथ कि हम खुद भी एहतियात करें, सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने ख़ानदान के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने रहने इर्द गिर्द के तमाम माहौल के लिए। अगर हमने उनको महफूज बनाना है तो हमें खुद एहतियात करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। एक वक्फा आ गया दोस्तों, वक्फे के बाद आपकी खिदमत में दोबारा से हाजिर हो रहे हैं हम। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफे देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। न्यूज़ कैफ़े में ओमिक्रॉन वेरिएंट के हवाले से हम बात कर रहे हैं और शकील बेग साहब स्टूडियो में मौजूद है। अच्छा शकील साहब, हम वक्फे से पहले हमने मुख्तलिफ पहलुओं पे बात की है। मैं ये जानना चाहूँगा कि देखिए 2 साल का ये जो वक्त है ना, तकरीबन 2 साल का, ये बड़ा मुश्किल वाला वक्त था जो सब ने, पूरी दुनिया के लोगों ने गुजारा है। हम पाकिस्तानियों ने भी बड़े हिम्मत और हौसले के साथ ये वक्त गुजारा है। अच्छा, अब इन 2 सालों में हमारी रियासत ने क्या सीखा है,
कि इस तरह की आइंदा आने वाले दिनों में अगर कोई बीमारी आती है, कोई किस्म आती है या कोई ऐसा वायरस आता है, तो हम किस तरह डील करेंगे, किन पॉलिसीज़ के साथ। और मैं चाहता हूँ कि ये पहलू भी उसमें बताइए कि अवाम ने, हमने, मैंने, आपने, हमारे बच्चों ने, हमारे घर वालों ने, हमने क्या सीखा है कि अगर कोई ऐसा वेरिएंट आता है तो हमने अपने आप को कैसे महफूज रखना है। सबसे पहले तो मुझे आपके सवाल का एक बड़ा अच्छा पहलू नजर आया कि इस रियासत ने क्या सीखा है। हाँ, आपने हुकूमत लफ्ज नहीं कहा, मुझे आपकी ये जुमला बड़ा पसंद है। हुकूमत बदल जानी है कुछ देर बाद। जनाब, रियासत ने ये सीखा कि उसको सिर्फ बीमारी से नहीं कंट्रोल करना, कि किस तरह बीमारी कंट्रोल होगी। रियासत ने ये सीखा कि हमने अवाम को किस तरह साथ लेके चलना है। अच्छा, ठीक है। और उसकी वजह से मैं समझता हूँ कि हुकूमत स्टेबल रही, वरना शायद अगर बाज़ दफ़ा रियासत कुछ और सोचती है तो हुकूमत कुछ और सोचती है, जिसके नुकसानात हो जाते हैं। ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि रियासत ने बहुत अच्छा फैसला किया। रियासत के साथ जो इस्टेब्लिशमेंट है उन्होंने बड़ा अच्छा फैसला किया। बल्कि आपके सामने अगर मैं बात करूँ तो रियासत को सपोर्ट करते हुए पाकिस्तान आर्मी ने अपनी वैक्सीन भी आवाम को दे दी थी। ठीक है। बल्कि कहा था कि फ्रंट लाइन पे जो मुकाबला कर रही हैं हमारी जो हेल्थ स्टाफ है, ये हमारी वैक्सीन आप पहले उनको दे दें। ये है, मैं समझता हूँ कि रियासत की तरफ से एक बेहतरीन मैसेज आया। ठीक है। इसी तरह मेरी अगर अवाम की बात करें तो अवाम ने 3 चीज़ें सीखी। नंबर 1, एक दूसरे के साथ ताल्लुक। नंबर 2, एक दूसरे की इज्जत बढ़ गई। नंबर 3, अगर कोई बेरोजगार हुआ तो उसको किस तरीके से सपोर्ट करना है। ये 3 चीजें अवाम ने बहुत खूबसूरत तरीके से इस 2 साल में गुजारी। कई ऐसे घर थे कि जिसमें खाने पीने का निज़ाम खत्म, छुट्टी, कुछ नहीं मिल रहा, लेकिन उसके इर्द गिर्द में जो चीज़ हमसे दूर हो चुकी थी, जो ख़त्म हो चुकी थी, जो मोहल्ले में एक दूसरे का एहसास ख़त्म हो गया था, उस कोविड ने उस एहसास को बढ़ा दिया। ये बात कि हमारे अंदर एहसास जो है वो पैदा हुआ। और हमने देखा कि उन दिनों में जब इस कदर खौफ था, हम ये समझ रहे थे कि शायद ये दुनिया अब खत्म हो जाएगी, अब सारे लोग मर जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही बिल्कुल नींद नहीं आती थी। हाँ, हम घर से बाहर निकल, एकदम घुप अंधेरा, और जब घर से बाहर निकलने से डर लगता था। मगरिब के बाद बिल्कुल खत्म हो जाती थी कहानी। तो उस दौर में भी हमने देखा कि जो साहिब हैसियत थे, जिन लोगों को अल्लाह ताला ने इतनी तौफीक दी थी, इतनी हिम्मत दी हुई थी, वो अपनी जान की परवाह किए बगैर वो उन आबादियों में दूर दराज जहाँ पे लोगों के रोजगार मजदूरियां बंद हो गई थी, उनमें जाके राशन तकसीम। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। ये जज्बा जो है ना, ये बड़ा एक नायाब और मैं वही तो कह रहा हूँ कि इस जज्बे ने फिर दूसरी बात है, मसाजिद बंद हो गई। हाँ, हर घर में मस्जिद बन गई। देखें जरा, आप अंदाजा कर लें, रात 10 बजे अजानों की आवाज आ रही है हर घर से। लोग नमाज अपनी घरों की छतों में पढ़ने लग गए, सोशल डिस्टेंस के साथ। देखिए, जहां मैं कह रहा हूं ना कि जहां दुनिया के कई लोगों को अलहदगियां हो गई, इंडिया जैसा मुल्क तबाह बर्बाद हो गया, वहां हमारे यहाँ लोग एक दूसरे के साथ और यूनाइट हो गए। फर्क कितना हुआ, आप फैमिली के साथ ज्यादा मजबूत हो गए, फैमिली स्ट्रक्चर आपका मजबूत हुआ। इस 2 साल में जो बीवी के साथ आप सुबह निकलते थे, रात को आते थे, वो बेगम के साथ भी आप सही हुए, आप चाय भी बना रहे हैं, खाना भी बना रहे हैं, यानी कि एक रिश्ते की मजबूती जरूर हुई। इस 2 साल ने हमें ये सिखाया कि अपने आप को एक दूसरे के साथ मजबूत कर लो, ना कि अपने आप को दूरियां पैदा करो। बैरूनी तौर पे हम दूर हुए एक्सटर्नली, कि नहीं हमने बाहर नहीं जाना, एक दूसरे की बीमारी, ताकि आप अपने खानदान में रहते हैं, आप वैक्सीन हुए हैं आप। तो मैं समझता हूँ एक बहुत अच्छा रहा, और यही मैसेज मैं समझता हूँ पूरी दुनिया में जाना चाहिए कि एहतियात के साथ साथ अपने रिश्तों को, अपने आप को मजबूत करना चाहिए। बिल्कुल सही, थैंक यू सो मच शकील बेग साहब। भाई, एहतियात जो है वो इलाज से बेहतर है। तो हमें पता है कि कोई भी इस तरह का वायरस आता है, उसकी एहतियात क्या है, हमने हाथ धोने हैं और मास्क लगाना है काम की जगह पे, और जहाँ पे लोग हैं उनके बीच में थोड़ा सा फासले के साथ हमने रह के बात करनी है। तो यही है सब। एक वक्फे की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग, वक्फे से वापस आएंगे तो एक और मौजू पे हमें बात करना है। हमारे साथ एक और मेहमान भी मौजूद होंगे, कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफे देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुशामदीद। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास, और न्यूज़ कैफ़े में प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में दाखिल हो गए हम, और यहाँ एक बड़े ही अहम सब्जेक्ट के ऊपर अभी हमने बात करना है अपने एक मुअज़्ज़ज़ मेहमान से, और वो टॉपिक जो है हमारा वो है डॉलर से मुतल्लिक। देखिए, डॉलर की कीमत जो है वो दिन ब दिन जो है ऊपर जाती जा रही है, और
डॉलर की कीमत बढ़ने से हमारी मईशत को क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं या किन किन मुश्किलात का एक मईशत या एक रियासत जो है वो सामना करती है, इस हवाले से हमने आज बात करना है। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एक माशी तजियाकार जनाब अकमल चौधरी साहब। अस्सलाम वालेकुम, आपको खुश आमदीद। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं चल रही हैं आपकी। तबीयत ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा अकमल भाई, मुझे ये बताइए कि डॉलर जो है वो महंगा होता जा रहा है, तो ये मतलब डॉलर का हमारी मईशत से क्या ताल्लुक है और ये क्यों महंगा क्यों होता जा रहा है? मतलब हमारे यहाँ चीज़ों के जिस तरह एक सप्लाई और डिमांड वाला जो रूल है वो तो समझ में आता है कि अगर फर्ज करें टमाटर की कीमत बढ़ती जा रही है, इसमें टमाटर नहीं है, खरीदार ज़्यादा हो गए। डॉलर के मामले में ऐसा क्या है? देखिए फ़हीम भाई, मसला ये है कि सिर्फ डॉलर नहीं बढ़ता जा रहा, दीगर करेंसीज भी बढ़ती जा रही हैं। तो बांग्लादेश का जो है वो, जो हम लोग कहते थे ना कि 2% का बंदा है, तो आजकल हमारी करेंसी भी जो है ना वो 2% की हो गई है। ठीक है ना, टका रुपए से हाँ बहुत बढ़ गया, बहुत बढ़ गया। एक तो इंडिया का जो है ना वो तकरीबन 1.25 तक पहुंचा हुआ, टके की भी जो है ना वो औकात पाकिस्तानी रुपए से ज़्यादा हो गई है। तो कहने का मकसद आपको ये है कि सिर्फ डॉलर की उड़ान नहीं है, ये सारी करेंसीज की ही उड़ान है। अच्छा, जब आप पूछते हैं वजह, तो महंगाई की मैं अपने तज़िया में भी अक्सर कहता रहता हूँ कि दीगर वजूहात भी हैं, इंटरनेशनल उसमें इफ़ेक्ट्स भी हैं, लेकिन जो बुनियादी वजह है ना वो यही डॉलर की ऊंची उड़ान है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे महंगाई काबू में नहीं आ रही। डॉलर क्यों महंगा होता है? डॉलर इसलिए महंगा होता है कि देखें, अब स्टेट बैंक के पास जो आपका रुपया है ना, रुपए को जो बेसिकली इंटरनेशनल मार्केट में देखा जाता है ना, वो ये देखा जाता है कि इसके स्टेट बैंक के पास रिजर्व्स कितने हैं, क्योंकि जब बैरून मुल्क अदायगियाँ की जाती हैं तो वो रुपए में नहीं की जाती। ठीक है। वो पहले ज़माने में गोल्ड में की जाती थी, आजकल ज़्यादातर कंट्रीज अभी भी उसको उसके अगेंस्ट में डॉलर के रिजर्व्स अपने पास रखते हैं। बैरून मुल्क अदायगियाँ कौन सी होती हैं? बैरून मुल्क की इम्पोर्ट बिल हो गया, जितनी भी इम्पोर्ट आपकी होती हैं तो वो सारी उसके थ्रू होती हैं। कर्जों की अदायगियाँ, कर्जों की अदायगियाँ, कर्जों का सूद हो गया, ये सारी अदायगियाँ जो है वो सारी डॉलर की टर्म्स में ही हो रही होती हैं। अच्छा, उसमें होता ये है कि अब डॉलर जैसे जैसे स्टेट बैंक के पास कम होते जाएंगे, आपका रुपया कमज़ोर होता जाएगा, क्योंकि ज़ाहिर है टोटल जितनी भी आपकी करेंसी इस वक्त पेपर करेंसी पाकिस्तानी रुपीज़ जितने भी मार्केट में है उनकी तादाद तो वही है, और अगर उसके स्टेट बैंक के पास रिजर्व्स कल तक अगर 27 अरब डॉलर के थे और आज 22 अरब डॉलर के हो गए, तो इसका मतलब है करेंसी तो वही है मार्केट में, लेकिन उसके बिहाइंड जो डॉलर्स आपने पे करने हैं, जिसके अगेंस्ट में आपने वो करेंसी इशू की हुई है, वो कम हो रहे हैं। तो उसके नतीजे में होता है कि रुपए को कमज़ोर करना पड़ता है पैरिटी में रखने के लिए, क्योंकि अगर आप डिसपैरिटी करेंगे तो फिर होगा ये कि दूसरे ममालिक की चीज़ें और हमारे ममालिक की चीज़ों की उसमें डॉलर में फ़र्क आ जाएगा। तो इसको कहते हैं रुपी डॉलर पैरिटी, इसको बराबर रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो उसका हल यही है कि आप अपने ज़खायर में इजाफा करें। लेकिन ज़खायर में इजाफा होगा कहाँ से? पहली बात तो ये है ना कि इस वक्त आपका जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो 8 अरब डॉलर का हो चुका है। इस महीने नवंबर में 5 अरब डॉलर का आपका ट्रेड डेफिसिट था, 10 अरब डॉलर की आपने अदायगियाँ करनी है और स्टेट बैंक के पास 17 अरब डॉलर पड़े हुए हैं। तो अब होगा ये कि इस वक्त आप जितने शॉर्टफॉल में चल रहे हैं तो उसके बाद आपको ज़ाहिर कर्ज़े लेने पड़ेंगे, क्योंकि इमीडिएटली आपके पास अल्टरनेटिव सोर्सेज या जो सस्ती सोर्सेज होती हैं जिनमें फ़ॉरेन रेमिटेंस होती है या जिसमें दीगर ज़राए से जो हुकूमत के पास पैसा आता है वो नहीं होता, तो उसके नतीजे में हो ये रहा है कि हुकूमत को अदायगियाँ तो करनी है, तो उसकी वजह से रिजर्व्स कम होते हैं और रुपये के ऊपर प्रेशर आता है। ठीक है, एक रीज़न तो ये होगी, मगर हमने तो ये सुना था कि जो इंटरनेशनल रेमिटेंस हैं उनके इतना इजाफा हुआ है कि वो एक तारीख में कभी इतने पैसे बाहर से नहीं आए, इतने डॉलर्स नहीं आए, तो वो किस आ गया? जरा देखें, गलत टाइम पे मेरे प्रोड्यूसर। कोई मसला नहीं। एक वक्फे के बाद दोस्तों आपसे दोबारा मुलाकात हो रही है। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफे देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास। न्यूज़ कैफ़े में हम डॉलर की ऊंची उड़ान के बारे में बात कर रहे हैं कि डॉलर महंगा होता जा रहा है और उससे हम पाकिस्तानियों को किस कदर नुकसान पहुंच सकता है।
और हम कितना नुकसान उठा रहे हैं, हमारी मईशत जो है वो कितना नुकसान उठा रही है, इस हवाले से बात कर रहे हैं। फिर से स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब अकमल चौधरी साहब, आप एक माशी तजियाकार हैं। वक्फे से पहले मैं आपसे अकमल साहब ये पूछ रहा था कि हमने ये सुना कि इस दौरे हुकूमत में जितने बैनुल-अक़वामी तौर पर जो रेमिटेंस हमें आए हैं, इतने तारीख में कभी नहीं आए, तो इसका मतलब है कि डॉलर्स तो अच्छे खासे लोगों ने भेजे हैं। कितने गए इन्हों सारे सर? ये जो करंट अकाउंट का मैं आपको करंट अकाउंट डेफिसिट की जो बात कर रहा हूँ, जो 8 अरब डॉलर का हो चुका है, उसमें ये रेमिटेंसेस मिलाने के बाद है। अच्छा, रेमिटेंसेस जो है वो तकरीबन 7 अरब डॉलर क्वार्टरली अपने पास आ रही है, 7 से 8 अरब डॉलर। और पिछले जो है, ये क्वार्टर की बात कर रहा हूँ, यानी समझे 2-2.5 अरब रुपए महीने की, डॉलर 2-2.5 अरब डॉलर महीने की। अब ये एक फिगर जो है ना, ये एक स्टेटिक लेवल के ऊपर आ चुका है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा इजाफा नहीं हो रहा। शुरू में इस वक्त आपकी जो फॉरेन रेमिटेंसेस है वो पिछले साल एक्सपोर्ट से भी ज़्यादा थी आपकी, ठीक है ना। तो अब प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है? प्रॉब्लम ये आ रहा है कि देखें, एक हमारा जो इस वक्त जो हमारी जो इंटरनेशनल करेंसी हमने जो ऑप्ट की हुई है वो डॉलर है, तो इसलिए हम चीज़ों को डॉलर की पैरिटी में इक्वेट कर रहे होते हैं। अब कई सारे ऐसे ममालिक हैं जो डॉलर के ऊपर इन्हिसार नहीं करते। फॉर एग्जांपल मैं आपको ईरान की अगर बात करूं तो वह 42,354 ईरानियन रियाल का जो है वो $1 है। लेकिन अब ईरान, मुझे लगता है वो हमसे ज़्यादा खुशहाल हैं। देखिए, ईरान की जो है ना वो एक क्लोज इकोनॉमी है, उनका मतलब बाहर से कोई इतना ट्रेड ही नहीं है, वो खुद ही खाते हैं, खुद ही जो है ना वो बनाते हैं, खुद ही वो जो भी उन लोगों ने करना होता है वो करते हैं। तो ज़्यादातर तो वो सेल्फ सफिशिएंट है। बहुत ज़्यादा मेडिकल की चीज़ें हो गई हैं, जो दवाइयाँ वगैरह हो गई, ये उन लोगों के पास ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के ऊपर अगर आती हो तो आती हो, अदरवाइज उनकी ट्रेड ही नहीं है। तो अब ट्रेड नहीं है तो वो भूखे नहीं मर गए। तो मसला ये है कि हमें अब जिस ट्रैप में लाया जा चुका है ना, कि जो पोजीशन इस वक्त पाकिस्तान की है वो अगर मैं आपको अल्फाज में बयान करूं कि जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि इस वक्त 5 से 6 अरब डॉलर पाकिस्तान को खसारा है कि कहां से आएंगे। अब उसके लिए दो ही हल हैं कि इनको लोन लेना पड़ेगा। अब लोन लेने के लिए मैं एक आम आदमी की अगर आपको मिसाल दूं कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, फर्ज करें मेरे आप देख रहे हैं कि मेरे पास सरमाया नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप मुझे जब कर्जा देंगे तो दो चीज़ों का आप ख्याल रखेंगे। नंबर 1, ज़्यादा लंबे अरसे का कर्जा नहीं देंगे, ठीक है, वरना होता है वर्ल्ड बैंक हो गया या दूसरे एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गए या दूसरे जो बॉन्ड्स वगैरह जो इशू करते हैं ना, वो 20-20 साल की मुद्दत के होते हैं। अच्छा, अब होता ये है कि अब चूंकि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन सही नहीं है तो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन के ऊपर कोई एतबार नहीं कर रहा है, क्रेडिबिलिटी भी ऐसी है ना माजी में। अब हो ये रहा है कि एक तो हमें कोई लंबी मुद्दत का कर्जा देने पर तैयार नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, जो दे भी रहा है वो हिस्टोरिकल 10-10, 12-12% के मार्कअप रेट के ऊपर आपको दे रहा है 3 महीने के लिए। आप मुझे बताएं कि 10-10, 12-12% मार्कअप के ऊपर आप कर्जा लेके और 1-1 महीने और 3-3 महीने के कर्जे लेके कब तक मुल्क को चलाएंगे? हाँ, तो ये इस वक्त जो है वो महंगाई का सबसे बड़ा रीज़न है और हुकूमत को इस तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है, रादर देन के वो जो है ना वो सिर्फ बयानात की हद तक के सुबह एक उठ के बयान दे देते हैं। नहीं जी, उन्होंने अब जो है ना वो महंगाई का तरीका निकाला है। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स को बोला यार तुम लोग अपने तरीके सही करो कि ये तरीके सही नहीं है महंगाई कैलकुलेट करने के। मतलब ये है कि वो उल्टा जो है ना वो बजाय इसके कि उन फिगर्स को देख के अपने आप को सही करें, वो कह रहे नहीं फिगर सही करो। अब वो फिगर सही कर लेगी अगले महीने से तो महंगाई कम हो जाएगी। ऐसे थोड़ी महंगाई कम होती है। तो इन लोगों से मार्केट में कोई निकले, ये लोग, इनको पता हो ना कि आलू क्या रेट है, टमाटर क्या रेट है, उसके बाद पेट्रोल क्या रेट है, उसके बाद 20,000 रुपए में ये एक बंदे का घर का बजट को गुजारा करा के दिखाएं। हाँ, लोगों का क्या हाल है ये तो मतलब इन लोगों को मतलब फिक्र ही नहीं है, बस बयान। अपोजिशन का भी वही हाल है। अपोजिशन अपने जो है ना वो EVM के पीछे पड़ी हुई है, बल्दियाती इंतखाबात के पीछे, ये जी ये कर दिया वो कर दिया। यानी इस वक्त पब्लिक की कोई बात ही नहीं कर रहा, ना कोई पब्लिक की बात करने के मूड में है। ये सारा वक्त आपसी लड़ाई झगड़े में हाँ, मतलब एक चीज और आपने कहा कि हमारा जो मुल्क है वो उसमें जो इंटरनेशनल करेंसी है वो डॉलर बेस्ड डॉलर, ठीक है, उस पर हम इन्हिसार करते हैं। हम डॉलर पे क्यों इन्हिसार करते हैं जबकि हमने देखा कि इस दौरे हुकूमत में हमारा जो अमेरिकी डॉलर का अमेरिका के साथ हमारा कोई इतना ज्यादा उस तरह का रिलेशन नहीं रहा जिस तरह माजी की हुकूमतों में रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि हम एक अलग ब्लॉक में हम फॉल कर रहे हैं। वो अलग ब्लॉक जो है वो रशिया है, उसमें तुर्की है, उसमें
चीन है, उसमें पाकिस्तान है, उसमें अफगानिस्तान, ईरान, जो इस तरह ये एक अलग ग्रुप। तो जो इस ग्रुप को हेड कर रहा है, हम उसकी करेंसी क्यों नहीं, हम उस पर क्यों नहीं इंतजार कर रहे हैं? ये बड़ा आपने टेक्निकल क्वेश्चन किया और शायद आम आदमी को समझ में भी ना आए। बेसिकली जो किसी भी मुल्क का जो स्टेट बैंक या मरकज़ी जो बैंक होता है ना, वो जब भी अपनी करेंसी इशू करता है तो उसके बैक पे यानी उसके पास सोने के ज़खायर होने चाहिए। ठीक है ना, आइडियली। या इससे पहले तक होता ये था कि आइडियली गोल्ड के ज़खायर होते थे। ठीक है ना। तो अब गोल्ड के जब ज़खायर जितना सोना है उतने अमीर हैं आप, हाँ, जितना सोना है उसी हिसाब से आप नोट इशू करेंगे। तो वो अब पाकिस्तान को टोटल 42 टन स्टेट बैंक के पास जो है वो गोल्ड है, बाकी सारे डॉलर के ऊपर गुजारा है इनका। ठीक है। तो हुआ ये था कि एक निक्सन शॉक था 1970s में, तो उससे पहले तक जो है ना अमेरिका ये करता था कि जी जिसके पास इतने डॉलर होंगे तो समझें उसके पास इतना गोल्ड है। तो हुआ ये कि लोगों ने ये किया कि डॉलर दे दे के सबसे ज़्यादा जो गोल्ड होता था वो अमेरिका के पास होता था, तो डॉलर दे दे के गोल्ड लेना शुरू कर दिया। तो वो निक्सन में बीच में एक बड़ी कसाद बाजारी का वो हुआ था, तो उसमें वहाँ का जो प्रेसिडेंट था निक्सन, उसने फिर निक्सन शॉक कहा जाता है उसको, तो उसने कहा कि नहीं जी अब हम कोई सोना वोना नहीं देंगे, बस डॉलर के बदले डॉलर ही मिलेगा। अच्छा, ठीक हो गया ना, ये अगर आपकी लोकल करेंसी तो उसके मुकाबले हम डॉलर देंगे, देयर इज़ नो मोर गोल्ड। ठीक हो गया। तो उसके बाद से जो है ना वो फिर लोगों के पास या दूसरे जो कंट्रीज़ थे उन्होंने फिर बजाय इसके कि अपने पास गोल्ड के रिजर्व्स रखते, वो डॉलर के जो है वो रिजर्व्स रखने लग गए। तो डॉलर जो है ना वो एज ए रिजर्व यूज़ होता है मुख्तलिफ ममालिक के पास। इवन चाइना भी जो है ना वो डॉलर बेस्ड है इस वक्त। अच्छा, ओके। इंडिया भी डॉलर बेस्ड है, सऊदीया भी और डॉलर के मुकाबले में बहुत सी करेंसीज लाने की कोशिश की गई, यूरो लाने की कोशिश की गई और दीगर भी, लेकिन नहीं अभी तक इसमें कोई खातिर ख्वाह कामयाबी नहीं हुई। तो दुनिया में कोई तो होगी इसके पैरेलल कोई करेंसी? कोई नहीं है इस वक्त जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो कंट्रीज, जो यूरोपियन यूनियन ने पहले डॉलर को छोड़ के इसको यूरो के ऊपर बेस कर रहे थे ना, और अभी भी यूरो के ऊपर ही बेस कर रहे हैं। जी। लेकिन इसके बावजूद यूरो जो है ना वो टफ डॉलर को नहीं दे पाया। ठीक है। दे उसी सूरत में पाता है कि पाकिस्तान में भी यूरो के रिजर्व्स होते हैं। जी। दूसरे ममालिक में भी, चाइना में भी और उसमें भी। तो अब उसमें बड़े सारे टेक्निकल वजूहात हैं कि वो इमीडिएटली वो पे ऑफ ही नहीं कर सकता। चाइना के पास मतलब इतने डॉलर है कि वो अगर उसके अगेंस्ट में अमेरिका से वो करता भी है डिमांड, तो वो अमेरिका डिफॉल्ट कर जाएगा। ठीक है ना। तो इस वक्त पोजीशन जो है ना वो ये इस तरीके की हुई है, तो इस वजह से हुकूमत के पास डॉलर होने ज़रूरी है। और डॉलर से फ़िलहाल जो है वो अपेरेंटली चेंज करना पॉसिबल नहीं है। पिछले दिनों में मैं बताऊं आपको कि इंडिया ने और चाइना ने ये गोल्ड की ख़रीदारी 3-4 साल पहले शुरू की थी कि ये डॉलर बेच के गोल्ड, तो आपने सुना होगा गोल्ड कितना हाई चला गया था, अब फिर उसी लेवल पर आ गया। लेकिन तो उसकी वजह यही थी कि वो ये कह रहे थे कि चलें जी रिजर्व हम जो है ना बजाय इसके कि हम डॉलर की टर्म्स में रखें, हम गोल्ड में रखते हैं। और एक्चुअली होता भी फिर ये है कि खुदा ना खास्ता जब जंग का माहौल होता है कुछ भी, तो उस वक्त कोई पेपर करेंसी नहीं चलती, उस वक्त यही मेटल्स चलती हैं, गोल्ड हो गया, प्लाटिनम हो गया। तो ये इससे जो ज़खायर होते हैं वो जिसके पास जितने होते हैं वो मैटर करते हैं। तो ये है थ्योरी ऑफ मनी का एक थोड़ा सा एक एंगल जो मैंने आपको बताया। मगर अच्छा अखुन भाई, अभी हम एक वक्फे की तरफ बढ़ रहे हैं, मगर वक्फे से वापस आते हैं तो जो असल जो चीज़ मुझे वो परेशान किए जा रही है वो ये है कि अफगानिस्तान में डॉलर जो है वो 103 रुपए का, 103 अफगानीज का है। अफगानी रुपया जो भी है वो हम करेंसी एक ज़माने में मैं बता रहा हूँ ना बोरियों में भर के लाते थे। जी हाँ। तो बांग्लादेश में 80 रुपए का जो भी उनकी करेंसी, 85 रुपए का। तो हमारे यहाँ जो है 76 रुपए का। जी हाँ, और हमारे यहाँ 180 रुपए का। ये थोड़ा बहुत डिफरेंस नहीं है, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। ये हम इस यहाँ तक कैसे आ गए हैं और अभी यहाँ से वापसी का रास्ता हमने कैसे तय करना है, जरा इस पे थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। एक वक्फा है दोस्तों, वक्फे के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफे देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, और न्यूज़ कैफ़े में हम डॉलर की बढ़ती हुई कीमत के हवाले से बात कर रहे हैं। अकमल चौधरी हमारे साथ मौजूद है। अच्छा अकमल साहब, जब रिज़र्व्स की बात कर रहे हैं आप, स्टेट बैंक के पास जितने रिज़र्व्स होते हैं और उससे डॉलर की कीमत जो है उसका अंदाज़ा लगाया जाता है,
वो डॉलर्स जो मतलब आम जो पाकिस्तानी वो खरीदता है, जो इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदता है, ये डॉलर की कीमत बढ़ रही है, जैसे मतलब मैं जानता हूँ कुछ लोगों को जो इस तरह की सोच रखते हैं कि डॉलर की कीमत जैसे बढ़े जा रही है, कहते डॉलर खरीदें। ऐसे लोगों के नाम सबसे पहले तो FIA वालों को दिए। अच्छा, तो बेचारे $200 $300 लिए होंगे यार उनसे। नहीं, इस वक्त ये क्या इलीगल होता है ये? बिल्कुल देखिए मेरी बात सुने, इस वक्त पोजीशन ये है कि जो 170-80 पे डॉलर पहुंचा हुआ है, उसमें इसको हम सट्टेबाजी कहते हैं कि जो है वो इनका भी रोल है। करंट अगर वैल्यू पाक रुपीज़ में पैरिटी में अगर निकाली जाए तो वो 166, 67, 68 के करीब बनती है। ठीक है। जो इस वक्त जो रिजर्व्स और ये जो हम अपनी कैलकुलेशन करते हैं उसके हिसाब से 10 से 12 रुपए अभी भी सिर्फ इस सट्टेबाजों की वजह से कि इन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बाइंग करके अपने पर डंप किए हमें। अच्छा करके अगर बैंक में रखे ना तो चलो फिर भी किसी की अकाउंटिंग में आ जाते हैं कि ये कमर्शियल बैंक्स के पास रिजर्व्स हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो स्टेट बैंक से निकल के कमर्शियल बैंक के अकाउंट में आ जाते हैं। लेकिन वो जो कैश निकाल के रखते हैं ना, उनकी वजह से 10 से 12 रुपए का जो है वो इजाफा हुआ है। अब इस इजाफे को कम करने भी हुकूमत जो है ना उसकी नाअहली आप देखें कि इन्होंने स्टेट बैंक को मार्केट बेस्ड रखा हुआ है। हालांकि भाई पाकिस्तान को आपको पता है यहाँ पे स्टॉक मार्केट तो सट्टेबाजी ने लपेट में लिया हुआ है, तो डॉलर को सट्टेबाजी में, रियल इस्टेट को सट्टेबाजी में, खादों और बीजों तक को सट्टेबाजी में ने लपेट में लिया हुआ है। और उसमें आप ये पॉलिसी लगाएं कि ये मार्केट बेस्ड रेट होगा और जो है स्टेट बैंक उसमें इंटरफेरेंस नहीं करेगा। फिलहाल तो खैर स्टेट बैंक इंटरफेरेंस करने की पोजीशन में भी नहीं है, क्योंकि वो इंटरफेरेंस करेगा तो मार्केट में डॉलर छोड़ेगा ना, डॉलर की सप्लाई जब मार्केट में बढ़ाएगा तो ऑटोमेटिकली जो है वो ये सट्टेबाजों के पास देखेंगे कि यार ये डॉलर तो नीचे आने लगा, तो ये मार्केट में दोबारा डॉलर फेंकेंगे और ये डॉलर नीचे आएगा। लेकिन इस वक्त तो स्टेट बैंक की अपनी पोजीशन ऐसी हुई है कि उसके पास है ही नहीं डॉलर, तो मार्केट में वो फेंकेगा क्या? वो जो पहले कहते रहे ना कि जी इन्होंने आर्टिफिशियली जो है वो डॉलर को रोक के रखा, तो वो भी एक लॉजिक है ना भाई कि 106 पे पोजीशन में भी नहीं है हम कि आर्टिफिशियली भी, हाँ 106 पे भी रोक के रखा, तो उसके लिए भी आपको डॉलर चाहिए। आपको डॉलर की डिमांड मार्केट में बढ़ने नहीं देनी। इस तरह आर्टिफिशियली रुकता है कि स्टेट बैंक को जितनी डिमांड बने उतने जो है ना वो डॉलर मार्केट में फ्लोट करता रहे। अब वो बेशक इन्होंने IMF से कर्जे ले के और उधर से कर्जे ले के किया है, और जो कि गलत किया है, कोई सही नहीं किया, लेकिन आर्टिफिशियली भी अगर रोकना है तो उसके लिए भी स्टेट बैंक को डॉलर चाहिए। स्टेट बैंक के पास है ही नहीं। दूसरा ऊपर से इनकी पॉलिसी ये वाली है कि हमने इंटरफेरेंस नहीं करना, तो जो 168 पे होना चाहिए वो 180 को टच कर रहे हैं। तो $1 के रेट में बढ़ने की वजह ये भी है कि इसको मार्केट बेस्ड रखा हुआ है और स्टेट बैंक इंटरफेरेंस नहीं कर रहा और करने की पोजीशन में भी नहीं है। अच्छा, ये भी एक खबर सुनी गई थी कि डॉलर्स जो हैं वो स्मगल भी हो रहे हैं, अफगानिस्तान भी जा रहे हैं, इसमें भी कोई सदाकत थी? और इससे क्या फ़र्क पड़ा है? ये क्यों जा रहे थे? उससे भी मुल्क के अंदर कमी हो जाती है ना भाई। होता क्या है, अफगानिस्तान में जाने का मतलब ये है कि मैंने डॉलर खरीदे, ठीक है ना, यहाँ से फ़र्ज़ करें मुझे पड़ा एक सर्टेन अमाउंट का, मैंने वो ख़रीदा और वो स्मगल होके चले गए, तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे बैंक के पास जो पड़े हुए थे उसके रिजर्व कम हो गए। उसके अगेंस्ट में उन्होंने बोला ये रुपए ले लो, ठीक है, उनके पास रिजर्व ज्यादा हो गए, तो वो रिजर्व्स बेसिकली यहाँ पे कम हो गए और उधर हो गए। ऐसा बहुत कम हुआ है, लेकिन बहरहाल हुआ है ऐसा भी। ये जो आप बता रहे हैं ये फैक्टर भी एक काउंट करता है कि लोगों ने, लेकिन ऐसा बहुत ज़्यादा इसका वो हुआ नहीं है, लेकिन हो सकता है। लेकिन उससे फ़र्क क्या पड़ता है? वो ऐसे पड़ता है कि जी मैं अपने रुपीज़ को डॉलर में कन्वर्ट करवा रहा हूँ, तो उससे होता ही है कि जी बैंक के पास रुपी इन सर्कुलेशन वापस आ गई और जो डॉलर है वो निकल गए, अगेन वही रिजर्व्स कम होंगे। ठीक है, तो जितने रिजर्व ज्यादा होंगे ना, अभी आप रिजर्व अगर आपके 40-50 अरब डॉलर के हो जाते हैं, यही डॉलर आपका जो है ना वो 70-80 पे आ जाएगा। ओके, तो जिस तरह इंडिया का अभी जो डॉलर की कीमत कम है वो भी ऐसा ही है कुछ। अच्छा, हमें बहसियत मुल्क किस मॉडल को फॉलो करने की ज़रूरत है इस वक्त कि डॉलर की कीमत जो है वो बढ़ते हुए भी हमारे ऊपर असर ना रखे अपना? देखिए, हमें इस वक्त जो मॉडल फॉलो करना है वो हमें सेल्फ सफिशिएंसी की तरफ। ईरान वाला है, लेकिन ईरान वाला पार्शल। देखिए, जो चीज़ें हम यहाँ पे पैदा कर सकते हैं, आपको बड़ा सुन के भी हैरानी होगी कि हम इस वक्त दालें भी इंपोर्ट कर, कहने को तो जो है ना वो जी हुकूमती नुमाइंदगान सामने आके बोल देते हैं इतना जो है ना वो मस्टर्ड ऑयल हमने इंपोर्ट किया, इतना सोयाबीन का ऑयल किया, इतना पाम ऑयल किया। भाई यार, आपने पिछले 3 साल में
कितनी सेल्फ सफिशिएंसी की तरफ। यार आप घी में हमें जो है ना वो एग्रीकल्चर मुल्क होते हुए बाहर से आए हैं सर, प्याज आलू बाहर से आते हैं। तो अब नहीं ये जो टमाटर आलू का इतना इम्पोर्ट बिल नहीं, ये बड़ा मेजर आइटम है। ये जो खाने पीने का तेल है ना, दैट इज मतलब इसका एक सब्सटेंशियल पोर्शन है उसमें हमारी जो इम्पोर्ट्स हैं। अब एक तो जी पेट्रोल है, अब उसमें तो चलो हमारे पास सफिशिएंसी है ही नहीं ना। हमारा बलूचिस्तान तेल और गैस के ज़खायर से माला माल, सिंध में तेल गैस के ज़खायर भरे पड़े, एक्सप्लोर ही नहीं कर रहे, काम ही नहीं उसके ऊपर हो रहा, माफियाज ही नहीं उसके ऊपर वर्किंग करने दे रहे कि हमारी लकड़ियों की कीमत गिर जाएगी, हमारे फलाने। तो लोगों के मफादात बड़े वाबस्ते हैं जो इस मुल्क को आगे बढ़ना नहीं देखना चाहते। तो खजाने के ऊपर बैठे हुए हैं मगर भूख से रो रहे हैं हम लोग। हाँ, हमारा हाल वो है। मसला ये है। अब हमें जाना पड़ेगा सेल्फ सफिशिएंसी की तरफ कि जो जो चीज़ें इमीडिएटली हम सेल्फ सफिशिएंट जिनमें हो सकते हैं उनके ऊपर हम इन्हिसार करें। आप अपने मुल्क में सनफ्लावर की जो काश्त है उसको बढ़ाएं, आप कॉर्न की काश्त को बढ़ाएं और लोगों को तरगीब दें कि आप ये वाला कॉर्न ऑयल इस्तेमाल करें, आप सनफ्लावर का ऑयल इस्तेमाल करें। हमारा ऑटोमेटिकली इस एडिबल ऑयल के ऊपर से जो है ना वो कम होगा तो हमारे इम्पोर्ट बिल के ऊपर कमी आएगी। लेकिन करे भी तो सही ना, कोई नहीं करता बस। नहीं तो हमारे पास देखें, ज़राअत एक ऐसा शोबा है कि जिसपे अगर थोड़ा सा इनकलाब लाया जाए तो इमीडिएट रिलीफ मिल सकता है। तो फौरन 6 महीने साल तक जो है ना वो हमारे हालात बेहतर हो जाए। जबकि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो दैट विल टेक टाइम 5 to 10 ईयर। और हमारी इंडस्ट्री और हमारे मुल्क की आबादी भी उस हद तक नहीं है कि यहाँ पे बहुत बड़ा कोई सनती इनकलाब आ सके। मैं कहूँ कि ऑडी वाले आके यहाँ पे अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएं, कभी भी नहीं लगाएंगे। हमारी मार्केट ही उतनी नहीं है। इसी तरह मतलब डिपेंड करता है ना, इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी एक सही है। टेक्सटाइल का हो गया, टेक्सटाइल भी इस वजह से हमारे यहाँ पे ग्रो कर रही है। 2-3 वजूहत है। एक तो ये कि बाहर के मुल्कों ने छोड़ा हुआ है, क्योंकि जहाँ पे इस काम होता है तो वो धागा वागा बहुत होता है, तो फेफड़ों के लिए बड़ा नुकसानदेह होता है, तो लेबर से छोड़ा हुआ है। इसलिए यहाँ पे हमारे यहाँ पे हो रहा है, इंडिया में हो रहा है या बांग्लादेश में हो रहा है, वो इस वजह से टेक्सटाइल के ऊपर ज़्यादा इन्हिसार हम लोग कर रहे हैं। वरना वो तो वहाँ पे तो चिपें तक जो है ना रोबोट बना रहे हैं। तो उस तरक्की को हमने हासिल करने में अभी टाइम लगेगा। लेकिन अभी सेल्फ सफिशिएंट हो जाओ अपने, मतलब जब बंदा जो है ना वो जिसके पास पैसे नहीं होते ना तो फिर वो कोशिश करता है कि अपने पेट को थोड़ा सा छोटा करे, अपनी ज़रूरियात को कम करे। अब इनकी नज़रें आ जाती हैं छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर कि जी वो हमने जो है ना वो न्यूजीलैंड का सेब नहीं खाना, बस ना खाओ। न्यूजीलैंड का सेब कौन सा कोई अरबों डॉलर का आ रहा है, वो तो एक छोटा सा पोर्शन है उसका, बैन कर दें उसको भी, वो कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आप इंपोर्ट को एकदम बैन कर देंगे, आप समझिए आप जो आपकी इंडस्ट्री में थोड़ी बहुत जान बची हुई है तो वो भी निकल जाएगी। ऐसा नहीं होगा। टूरिज्म के हवाले से भी कुछ ममालिक ऐसे हैं जिनका टूरिज्म पे पूरा गुजर बसर था। हमारे यहाँ टूरिज्म को प्रमोट किया है इस गवर्नमेंट ने, बातों की हद तक कुछ थोड़ा बहुत हमने देखा है कि लोग भी बाहर निकल के जाना शुरू हुए हैं उन जगहों पे बहुत शदीद रश है जहाँ नहीं हुआ करता था। वो मैं जो नेशनली अगर पाकिस्तानी वहाँ पे जा रहे हैं ना उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। नहीं, तो बाहर से हम टूरिज्म के डिपार्टमेंट बाहर से लेंगे, हमारा वीजा लेंगे, हमें पैसे देंगे, हमें उससे फायदा है। डायरेक्ट फ्लाइट कोई नहीं है वहाँ पे, तो ये कैसे टूरिज्म बाहर से पैसे? भाई तो एयरपोर्ट मैंने बनाने हैं क्या, मैं यही तो कह रहा हूँ। वहाँ पे एयरपोर्ट बनाए, वहाँ पे जदीद सफरी सहूलियात दें, वहाँ पे जदीद होटल्स बनाए। भाई अब तो सऊदी अरब में खुल गए यार। अच्छा, तो हमें जो है वहाँ पे कॉन्सर्ट्स करवाएं, वहाँ पे आप मुख्तलिफ किस्म के इवेंट्स करवाएं। आप देखें हमारी अगर सऊदीया ने ये मॉडल फॉलो कर लिया, बाहर के टूरिस्ट के लिए, लोकल वालों से जीडीपी में इजाफा तो होता है लेकिन रेमिटेंस नहीं आती ना। हमारे को इस वक्त डॉलर चाहिए, वो डॉलर उस इलाके के लोगों में भी खुशहाली आती है, मगर मुल्क की सतह पे जो है वो उतने फ़वाइद नहीं होते। तो जो हमारी गुफ्तगू रही डॉलर की कीमत के हवाले से, हम अपने आप को बेहतर कर सकते हैं माशी तौर पे अगर हमारा ज़राअत का निज़ाम जो है इसमें कुछ थोड़ी सी हमें तरक्की अगर देखने को मिले तो चीज़ें हमारी बेहतर हो सकती हैं। थैंक यू सो मच, आप तशरीफ़ लाए अकमल साहब, और अच्छा गुमान करते हैं, दुआ भी करते हैं कि अल्लाह करे ये हालात हमारे हक में हो जाए और चीज़ें जो है ना वो बेहतरी की तरफ आ जाएँ। फ़हीम अब्बास को, न्यूज़ कैफ़े की टीम को दें इजाज़त, आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़, पाक जिंदाबाद।